इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते? 3k माइनस का 2 अपॉन कितना k प्लस 1, ठीक है ना, माइनस का कितना 5k प्लस का 4 अपॉन कितना k प्लस 1, और कितना 8k प्लस का कितना 7, 8k प्लस का 7 अपॉन कितना k प्लस 1। और ये जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x की जगह पर ये डालते, x की जगह पर ये डालते, बोलो माइनस का 2 y की जगह पर ये डालते, और प्लस का 3z, प्लस का 3z की जगह पर ये डालते, दिस इक्वल टू कितना 17, बोलो है ना। 3k प्लस 10k 10 और 3 13, 13 और 24 37, 37k, माइनस का 2 माइनस 8 माइनस 10, माइनस 10 प्लस 21 प्लस का कितना 11, इक्वल टू कितना 17k प्लस का कितना 17, यहां से करते तो कितना आता 20k, यहां से करते तो कितना आता माइनस प्लस का कितना 6, k इक्वल टू कितना आता 3:10। बात हो रहा है? क्वेश्चन नहीं कर पाए? जो जो डाउट्स है पूछ लेना है ना यार। चलो फोर्थ का, हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन satisfying the relation this value of lambda for which two lines are perpendicular to each other। ऐसे तो क्वेश्चन क्लास में कराया था ना मैंने, नहीं है? चलो देख लो एक बार, कोई नहीं। लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना l प्लस m इक्वल टू कितना 0, सॉरी n, बात नहीं करो, और कितना है mn प्लस का कितना nl प्लस का कितना lm इक्वल टू कितना 0, ये अपना बोलो। तो यहां से मैं देखो वापस से दो लाइंस आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना होगा 0। N1 N2 से डिवाइड दे दो, तो L1 L2 अपॉन N1 N2 प्लस M1 M2 अपॉन कितना N1 N2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो देखो मेरे को दो चीजें निकालनी है, एक ये और एक ये क्या होगा? जो m अपॉन n में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका प्रोडक्ट रूट्स, ये क्या होगा? जो l अपॉन n में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। तो पहले मुझे m अपॉन n में क्वाड्रेटिक चाहिए, तो l को एलिमिनेट कर दूं, बोलो। तो l को एलिमिनेट करते तो यहां से l की वैल्यू, ठीक है ना, l की वैल्यू क्या लिख दूं कि n बाय l की वैल्यू कितनी आएगी? n बाय लैम्डा माइनस का कितना m, ये आला था, इसमें छाप दूं, बोलो है ना। m इंटू एन प्लस का l कितना आएगा? n बाय लैम्डा माइनस का कितना m, और कितना चाहिएगा n प्लस का कितना m इक्वल टू कितना 0, तो है ना। यहां से कितना आता n स्क्वायर बाय कितना लैम्डा माइनस का कितना m स्क्वायर माइनस का कितना mn, ठीक है ना। mn का कोएफिशिएंट कितना था -1, mn का कोएफिशिएंट -1 और mn का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1 बाय कितना लैम्डा, यहां से कितना आएगा +1 आएगा +1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? तो जाओ माइनस का m स्क्वायर प्लस mn बाय कितना लैम्डा इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट रूट्स किसका चाहिए? m अपॉन n का, तो n स्क्वायर से डिवाइड दे दूं, n स्क्वायर से डिवाइड देते कितना था -m स्क्वायर अपॉन कितना n स्क्वायर, n स्क्वायर से डिवाइड देते तो यहां से कितना था m अपॉन कितना n लैम्डा, और कितना यहां पे n स्क्वायर से डिवाइड देते कितना था 1 बाय कितना लैम्डा इक्वल टू कितना 0। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था c बाय a, c बाय कितना a, तो कितना आ गया -1 अपॉन कितना लैम्डा। यार क्या था भगाने। अगले लिखना l अपॉन n में क्वाड्रेटिक चाहिए उनको, तो l अपॉन n में क्वाड्रेटिक चाहिए तो m को एलिमिनेट कर दें, m की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? n अपॉन लैम्डा माइनस का कितना l, क्या जाएगा ना। देखो सिमेट्रिक तो है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन है ना, सिमेट्रिक जैसे l में बना था वैसे से बना, ये भी शायद सेम ही आएगा, ये भी सेम ही आएगा ना। ये भी -1 अपॉन लैम्डा, ये भी -1 अपॉन लैम्डा, तो माइनस का 2 अपॉन कितना लैम्डा +1 इक्वल टू कितना 0, लैम्डा कितना आ गया 2, ये है क्या?
था बॉम्बे। चला मैंने इसके लिए पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहां हमने क्या देखा कि जैसा एक्सप्रेशन एल में बना वैसे एम में बना, और ये भी देखो तुम्हारा एम एन और एल में कैसा था, सिमेट्रिक, है ना। तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्या बोल दिया? हाँ, पांचवा छठवे का चेन्नई दिल्ली, चेन्नई और दिल्ली। चेन्नई को तो दिल्ली तो हो गई ना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन याद करो, एल एम एन भी होते थे तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी तो होंगे ना। दिल्ली। सातवें का नहीं, आठवां भी नहीं पढ़ाया, आठवां भी नहीं पढ़ाया, आज पढ़ेंगे। नाइन्थ का शांत जाओ यार, ये तो क्लास में करा चुका हूँ यार, इसमें ये नहीं है कि चेन्नई। शांत कर लेना अब यार। टेंथ का टेंथ नहीं है, टेंथ देखना। हाँ देख ले रहे। A point moves so that the sum of square of its distances from the six faces of cube given by this is कितना 10 units. Locus of the point is, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बोला, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है ताकि क्यूब है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन और जेड इक्वल टू प्लस माइनस का वन, ठीक है ना। पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि एक्स इक्वल टू वन प्लेन कुछ ऐसा होगा, आता है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो x इक्वल टू वन प्लेन सोचो ये वाला होता, अरे x इक्वल टू माइनस वन प्लेन होता, y इक्वल टू वन प्लेन ये वाला होता, y इक्वल टू माइनस वन प्लेन ये वाला होता, z इक्वल टू वन प्लेन, देखो z एक्सिस में वन यूनिट इधर होता, और z इक्वल टू माइनस वन प्लेन बोर्ड के पीछे होता। हमारा क्यूब कौन सा बन रहा है, हमारा ये अपना क्यूब है। बोला क्या भाई ने, locus of point suggests sum of square of its distances from the six faces। अब गौर करना, अगर कोई पॉइंट होता h, k, l, और करना चाहिए h, k, l, इसका इस वाले फेस से डिस्टेंस कितना था। अगर कोई पॉइंट है h, k, l, ये मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये टिप होता पॉइंट है ना, इसका इस वाले प्लेन से डिस्टेंस कितना था, तो जो ये लेंथ आता ना, और ये अगर h है, ये पूरा कितना था, वन था, तो ये लेंथ कितना आता, वन माइनस का h आता ना। इस पॉइंट का इस वाले फेस से डिस्टेंस कितना आता, वन माइनस का कितना h, और इस वाले फेस से कितना था, वाले फेस से वन प्लस h, ऊपर वाले से डिस्टेंस कितना था, ये h, k, l है, ये लेंथ k है, तो ये लेंथ कितना आता, वन माइनस का k, और नीचे वाले से कितना आता, k प्लस वन, वन प्लस का कितना k। ये अगर h है, ये अगर कितना है h है, ये लेंथ कितना आएगा यहां से लेके यहां तक का, माइनस का h, ये लेंथ कितना आएगा यहां से यहां तक का, वन प्लस का h, ये लेंथ कितना आएगा ये वाला, ये k है, ये पूरा वन था तो वन माइनस k, और इस वाले से डिस्टेंस कितना आएगा इस पॉइंट का, k प्लस वन, नहीं ना, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सिक्स फेसेस इस कितना 10, कितना कितना आया, एक h का स्क्वायर आया, एक कितना आया वन माइनस h का होल स्क्वायर आया, एक कितना आया k स्क्वायर आया, एक कितना आया वन माइनस k का होल स्क्वायर आया, ऑब्वियसली एक कितना आता l आता, कितना आता l, और एक कितना आता वन माइनस l का कितना होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा कितना आता 10, तो 2h स्क्वायर बाई सौ कितना था, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस का कितना l स्क्वायर, यह था। चलो माइनस का कितना आता 2h, माइनस का 2k, माइनस का 2l, 1 1 1 उधर जाता तो कितना आता 7,
ऐसा था, है ना? वन, वन प्लस एच वन प्लस एस था ना, वन प्लस एस था, एक वन माइनस का एस था, एक वन प्लस के था, एक वन माइनस का के था, वन प्लस एल था, एक वन माइनस का एल था, तो ये तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। तो टू एच स्क्वायर, टू के स्क्वायर, टू एल स्क्वायर, वन 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 कितना आता? छः, छः से कटता 10, कितना बचता? 4, ये कटता कितना आता? 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2। बॉम्बे आएगा। बॉम्बे क्या आया? सही क्या? आगे 11th का locus of point P for which OP vector represents a vector with direction cosine cos alpha equal to कितना? 1/2। अच्छा क्वेश्चन देख, हमें वो सारे पॉइंट का लोकस बताना है इसमें cos अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2 है। मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री। अरे तो कुछ देर के समझना, ये अगर मान लो एक्स एक्सिस होता, तो मान लो क्या होता? एक्स एक्सिस होता, वो सारे पॉइंट सोचने की कोशिश करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और हमारा जेड एक्सिस होता, ठीक। तो वो सारे पॉइंट सोचने की कोशिश करो जो इस एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए। सोचो, ये वेक्टर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इससे मान ले आ रहा है, ये 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 आया, जो पूरा एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता, और ये कोन अगर इसको एक्सटेंड भी करोगे, वेक्टर का लेंथ भी बढ़ाओगे, तो भी तो 60 रहेगा। सारे नए वेक्टर्स बनते हैं, ये सबके सब सोचो इससे 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। सारे के सारे वेक्टर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? कौन फॉर्म कर रहे हैं? एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस, और जिसका हाफ एंगल, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आया ऐसे कितना था? कोन concentric with positive x axis having vertex at origin and slant height equal to the magnitude of the vector। मैं आया हूं, आगे चले। 12th आ गया? 12th नहीं है? Prove that the two lines whose direction cosines are given by this and this are perpendicular if this thing is equal to कितना? 0। Parallel if this thing is equal to कितना? 0। वही लॉजिक यूज करना, तो देखना क्या कह रहा है अपना। ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है, कौन कौन सी? पी एल प्लस का कितना? क्यू एम प्लस का कितना? आर एन इक्वल टू कितना? 0। और दूसरा कितना दे रखा है? ए एल स्क्वायर का कितना? बी एम स्क्वायर प्लस का कितना? सी एन स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0, है ना। चलो पहले मैं क्या करता हूं, ठीक है, एल को एलिमिनेट कर दूं। एल की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का कितना? क्यू एम माइनस का आर एन अपन कितना? पी। एल की वैल्यू यहां छाप दें, ए टाइम्स माइनस का कितना? क्यू एम प्लस माइनस का कितना? आर एन अपॉन पी कितना? होल स्क्वायर प्लस का बी एम स्क्वायर प्लस का सी एन स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। ठीक है ना। यहां से अगर इसको ओपन करते तो कितना आता? क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 QR एम एन, बोलो है ना, प्लस पी स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी एन स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। ठीक है ना। देखना एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से कितना आता? ए क्यू स्क्वायर, बोलो। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से कितना आता? पी स्क्वायर बी। एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता? ए आर स्क्वायर, है ना।
और एन स्क्वायर का क्वेश्चन यहां से कितना आता, पी स्क्वायर सी। ठीक है ना। और एम एन का क्वेश्चन कितना था, एम एन का क्वेश्चन कितना था, एम एन यहां से आता 2QR A, 2QR A इक्वल टू कितना, 0। ठीक है। पहले केस में अपन को क्या करना है, परपेंडिकुलर होने के लिए, परपेंडिकुलर होने के लिए, तो परपेंडिकुलर होने के लिए वापस से मैं L1 अपॉन N1 का, ठीक है, जैसे इस केस में एन स्क्वायर से डिवाइड दे दे, डिवाइड बाय कितना, एन स्क्वायर। और फिर अगर मैं प्रोडक्ट रूट्स निकालूंगा तो कितना आएगा, सी बाई, और सोचो अगर एन स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो यहां एन स्क्वायर आएगा, यहां कितना बनेगा 1, ये कांस्टेंट टर्म है, ये ए है, सी बाई कितना था, ए आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी अपॉन कितना, ए क्यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी। ये आता प्रोडक्ट रूट्स इस केस में आया। इसके लिए आ गई m1 अपॉन n1 इंटू m2 अपॉन n2, इसके लिए आ गई। आया। अब ध्यान देना इसको, तो अब अगले वाले को सॉल्व नहीं करना है, अगले वाले के लिए अपन पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहां पे क्या क्या आया, ए आर स्क्वायर, ए किसका था, एल के साथ, ए किसके साथ था, एल के साथ, पी भी किसके साथ था, एल के साथ, है ना, आर किसके साथ था, एन के साथ, है ना, और सी किसके साथ था, आर किसके साथ था, किसके साथ, और सी भी किसके साथ था, एन के साथ। क्या तुम मुझे अब डायरेक्टली बता सकते हो कि L1 अपॉन N1 इंटू L2 अपॉन N2 आएगा। देखो M और N यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे A और P जो यूज हो रहे थे वो L के यूज हो रहे थे, तो L और N अगर यूज होगा तो यहाँ पर M के यूज होंगे। चलो यहाँ कितना आएगा B, और यहाँ कितना आता Q का स्क्वायर, तो बोला। और यहाँ जो R और C थे वो किसके यूज हो रहे थे, नीचे वाले के। R और C किसके यूज हो रहे थे, N के, मतलब नीचे वाले के। यहां भी क्या यूज होगा, B R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर C। यहां पे भी कितना A, और A यूज हो रहा है किसका, L का, है ना। तो यहां किसका यूज होगा, अपना B यूज होता। बोलो Q स्क्वायर, Q किसका यूज हो रहा है, M का, यहां किसका यूज होगा, L का, मतलब कितना P स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर के यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, Q स्क्वायर। चलो, और यहां पे कितना आएगा, B है, B किसका, अपना ME का था, यहां पे किसका आएगा तुम्हारा P, वो है ना, कितना आएगा A आ जाएगा ना। अब इन दोनों का सम, ठीक है ना, कितना आएगा B R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर C अपॉन कितना B P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर A प्लस दिस थिंग A R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर C अपॉन कितना A Q स्क्वायर प्लस का कितना P स्क्वायर B प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, क्या आना चाहिए, है ना। अब उन्होंने कॉमन ले लिया होगा P स्क्वायर, देखो P स्क्वायर यहां से और यहां से कॉमन ले लिया होगा, P स्क्वायर कॉमन लेते देखो कितना आता C प्लस का B, Q स्क्वायर कॉमन लेते, Q स्क्वायर कॉमन लेते तो कितना आता A प्लस का C आ रहा है, और R स्क्वायर कॉमन लेते, R स्क्वायर कॉमन लेते तो कितना आता A प्लस का B, पे लिखा हुआ है, है ना। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं तुम लोग, ठीक है, करता हूँ बाद में डिस्कस। हाँ, मसाला कॉमन वाला एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, शांत जाओ, एलसीएम लोगे तो पी स्क्वायर यहां से आएगा, यहां से आएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम लिखे हैं ना, पी स्क्वायर यहां से आता, यहां से आता, तो पी स्क्वायर का ऑप्शन कितना आता, पी प्लस का सी, है ना, ठीक है ना। आर स्क्वायर यहां से आता, यहां से आता, तो आर स्क्वायर का ऑप्शन कितना आता, ए प्लस का बी, है ना। चलो बाकी बाद में डिस्कस कर देता हूँ।
किस किस के घर में एसी नहीं है वैसे? किस किस के घर में एसी नहीं है? अरे होगी। चलो। हाँ, क्या? चलो। हाँ बस। शांत। चलो। ठीक है, कितना हो गया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन क्या चल रहा था? बस बात नहीं करो यार। चलो, प्रोसेस देखना। प्लेन देखते हैं। प्लेन। चलो देखना। प्लेन लिखना क्या होता है? प्लेन। ठीक है। तो अगर अगर मैं तुमसे पूछूं, शांति जाओ, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो 3D में क्या बनेगा? x इक्वल टू जीरो 3D में क्या बनता? तो मैं x इक्वल टू जीरो 3D में तुम्हारा कितना बनेगा? y z वाला प्लेन बनेगा। जैसे फील कर लेना, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। और करना वो सारे पॉइंट्स, बात कम करना, जिनका x कोऑर्डिनेट जीरो, वो सारे पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट जीरो, सोचो वो ये वाले प्लेन होंगे पूरा। इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और ये प्लेन कौन सा है? जो y एक्सिस और z एक्सिस को कंटेन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड yz प्लेन। तो ये जो प्लेन होता पूरा, इसमें जितने भी पॉइंट्स तुम लोगे उन सबका x कोऑर्डिनेट सोचो कैसा होता? जीरो। आ रहा है? तो शायद समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू जीरो कौन सा होता? एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है ना? एंड सिमिलरली z इक्वल टू जीरो होता तुम्हारा कितना? एक्स वाई प्लेन। अभी तक सोचो हमने जब 2D ज्योमेट्री पढ़ा था, जब हमने 2D ज्योमेट्री पढ़ा था, उन सब में सोचो z जीरो ही तो होता था। सब में सिर्फ x और y आते थे, z कैसा होता था? जीरो। तो अगला था x इक्वल टू के। x इक्वल टू के कौन सा प्लेन होगा? अरे अरे yz प्लेन के पैरेलल, प्लेन पैरेलल टू yz, प्लेन पैरेलल टू, प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस एंड z एक्सिस। x इक्वल टू के मीन्स वो सारे पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट कैसा है? k है। वो सारे पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट कैसा है? k है। y इक्वल टू के समझ में आता है? प्लेन पैरेलल टू, प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस एंड z एक्सिस, है ना? z इक्वल टू के, प्लेन पैरेलल टू, ठीक है ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या तुम सोच सकते हो y इक्वल टू एक्स 3D में कैसा बनेगा? 2D में याद है? पहले 2D में कैसे बनता था? 2D में y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे बनती थी? तो याद है? 3D में y इक्वल टू एक्स कैसा बनेगा? प्लेन कौन सा? तो है तो y इक्वल टू एक्स लाइन को z कोऑर्डिनेट्स में या z एक्सिस में एक्सटेंड कर दो। y इक्वल टू एक्स लाइन 2D में था। अब अगर मैं इसको z में मूवमेंट अलाउ कर दूं, अब अगर इसको मैं z में मूवमेंट अलाउ कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा।
सिंपलीफाई, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको जेड एक्सिस में खींच दो, जेड एक्सिस में पैरेलली खींच, जो प्लेन बनेगा वही तुम्हारा कौन सा होगा, y इक्वल टू एक्स प्लेन होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछता तो एक प्लेन बताओ, प्लेन बताओ पैरेलल टू जेड एक्सिस, एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो जेड एक्सिस के पैरेलल हो। जेड एक्सिस के पैरेलल हो। देखो अगले एग्जांपल से, अगर मैं तुमसे पूछता 2D में, 2D में y इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन बताओ कैसे बनेगी, y इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन कैसे बनेगी, इसका स्लोप कितना है 2, y से कितना है 3, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। 2D में ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनता। अब अगर मैं इसी प्लेन को, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं 3D में अगर बात करूंगा, तो 3D में देखो z कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो z में कुछ भी रख दूं, तो मैं कह रहा हूं इसमें z कोऑर्डिनेट है क्या, मैं कह रहा हूं इसमें z कुछ भी रखूंगा वो इस इक्वेशन को पक्का सेट से करेगा, इसमें z कुछ भी हो सकता है, बोलो इस लाइन में z कुछ भी हो सकता है, और z कुछ भी करो प्लेन होता 3D में। अब गौर करो ये जो प्लेन है ये z एक्सिस है, ध्यान दो, ये जो प्लेन आएगा वो सोचो z एक्सिस के पैरेलल ही तो होगा। प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस जनरल इक्वेशन क्या लिखूं, जिसमें z ना हो, z ना हो क्या लिखूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं ये वाला अगर प्लेन लिखता और इसको जब मैं सोचो पैरेलली शिफ्ट करूंगा z एक्सिस के, तो ये z एक्सिस के पैरेलली तो जाएगा, दिस प्लेन इज पैरेलल टू कैसा, z एक्सिस। तो सोचो अब मैं कुछ भी लाइन बना दो, अगर मैं ऐसी लाइन भी बनाता सोचो ये भी तो z एक्सिस के पैरेलल होता। वो सारे प्लेन्स की इक्वेशन जिसमें z वेरिएबल मिसिंग हो, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होंगे, z एक्सिस के पैरेलल होंगे, है ना। बाकी तो हम सोच ही सकते हो, प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस क्या लिखो बताओ, ax प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0, प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस आएगा ay प्लस का कितना bz प्लस c इक्वल टू 0। यार इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, फिर से सुनना, ठीक है? अगला मुझे बताओ, प्लेन ये तो हो गया, हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लेन्स देखे, जैसे प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस बोथ, इस टाइप की इक्वेशन हमने देखे। अब हम बात करते हैं एक जनरल इक्वेशन की, ठीक है। तो समझना और करना थोड़ा सा, चलो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस वेक्टर के पैरेलल एक प्लेन बनाओ, क्या तुम बना पाओगे, इस वेक्टर के पैरेलल प्लेन सोचो कौन कौन से होते, ये होता, ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, क्या इस वेक्टर के पैरेलल प्लेन फिक्स होगा कि नहीं होगा, राइट होते ये तो, अरे हो
लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं एक ऐसा प्लेन बनाओ, एक ऐसा प्लेन बनाओ ताकि ये वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा प्लेन सोचो जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इनफिनाइट प्लेन्स होते तो नहीं होते। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करना है, तो सोचो, अब सोचो फिक्स हो जाएगा ऐसा प्लेन जिसके लिए ये वेक्टर उस प्लेन के कैसा हो, परपेंडिकुलर, और जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे, फिक्स हो जाएगा ना। एक प्लेन को फिक्स करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी, एक पॉइंट की जिससे वो प्लेन पास कर रहा है, और एक वेक्टर की जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ा था, एक पॉइंट जिससे पास कर रहा है और एक उसके अलोंग वाला वेक्टर। तो सिमिलरली एक प्लेन को फिक्स करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पॉइंट जिससे वो प्लेन पास करे, पॉइंट जिससे वो प्लेन पास करे, और दूसरा एक वेक्टर जिस परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दैट। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पॉइंट और एक वेक्टर, और वेक्टर भी कौन सा वाला, जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला हो, अलोंग वाला नहीं। अलोंग वाले में तो बहुत सारे प्लेन आ रहे थे, कौन सा वेक्टर चाहिए होता है, परपेंडिकुलर वाला आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर इन दो चीजों से प्लेन अगर फिक्स हो जाएगा, तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं तो एक प्लेन की इक्वेशन लिखो, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन, प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, प्लेन की इक्वेशन को जो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से पास करे, एन वेक्टर perpendicular to plane, vector perpendicular to the plane is ai cap plus bj cap plus c। अब मान लो मैं इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, ठीक है, तो फील करो, मान लो मैं इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, इसके नॉर्मल जो वेक्टर है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर, इनके कैसे नॉर्मल है। तो इस ये वेक्टर अपन को दे रखा है, दे रखा है, और इस प्लेन के ऊपर अपन को एक पॉइंट दे रखा है, कौन सा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो इस क्वेश्चन को मैं लोकस की तरह डील करूं और करना, तो अगर मैं इस प्लेन के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लूं, तो मैं कह रहा हूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल श्योरली बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। है, इसको नॉर्मल वेक्टर होता। अब इस पर एक पॉइंट है, इधर है, गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, इसका नॉर्मल वेक्टर है। अब मैं कह रहा हूं इस प्लेन पे तुम कोई भी दूसरा रैंडम पॉइंट ले लो, कोई भी दूसरा रैंडम पॉइंट ले लो, ये तो गिवन है, मैं ये ले लूं, ले लूं। अब जरा सोचो ये वाला जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है वो आपस में कैसे होंगे, 90 में, पहले शिफ्ट करो, 90 तो होंगे। तुम एक्स कोमा वाई जेड कहीं भी ले लो, यहां ले ले, तो इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर आपस में कैसे होंगे, 90 में होंगे। मैं इस पॉइंट को सोचो कहीं भी ले लूं, कहीं भी ले लूं, यहां ले लूं, तो इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कैसे होंगे, 90 में। तो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी सच दैट पी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईटा वेक्टर। तो इस पॉइंट का जो लोकस आएगा वो और कुछ नहीं, सोचो प्लेन ही आएगा। थोड़ा बहुत लोकस याद है, मैं इस प्लेन का लोकस कह रहा हूं, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी सच दैट
पी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू थीटा वेक्टर। जो पी का जो लोकस आएगा, पी का जो लोकस आएगा तो प्लेन ही आएगा। तो उन सारे पॉइंट्स का लोकस, ताकि इसको मैं इससे ज्वाइन करूं तो ये वेक्टर इसके कैसा हो, परपेंडिकुलर। वो लोकस यहां भी आ सकता है, यहां 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 कहीं भी आ सकता है, तो एक प्लेन ही तो फॉर्म कर देगा। अब लोकस की इक्वेशन निकाले कैसे? लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्स कोमा वाई कोमा जेड माना, ये वेक्टर निकाल लूं। ये वेक्टर कितना था, एक्स माइनस का अल्फा आई कैप प्लस वाई माइनस का बीटा जे कैप प्लस जेड माइनस का गामा के कैप। इसका डॉट किसके साथ, थीटा वेक्टर के साथ कितना था, ए आई प्लस का कितना बीजे प्लस का कितना सी के, और आपस में परपेंडिकुलर तो डॉट कितना होगा, 0। तो कितना था, ए टाइम्स ऑफ कितना एक्स माइनस का अल्फा, बी टाइम्स ऑफ कितना एक्स माइनस का बीटा, सी टाइम्स ऑफ कितना एक्स माइनस का गामा इक्वल टू कितना 0। और करना ए एक्स बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस का कितना बी वाई प्लस का कितना सी जेड। ए अल्फा उधर पहुंचा दूं, बी बीटा उधर, सी गामा उधर, कितना था ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। This is equation of plane passing through alpha beta gamma normal vector ai cap plus bj cap plus c। अगर तुम्हें इतना तामझाम समझ में नहीं, तुम्हें बस ये इक्वेशन याद होनी, फोकस फोकस अगर नहीं समझ पाया हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें बस क्या समझ में आना चाहिए, अगर तुम्हें प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन है, उसकी इक्वेशन क्या आती है, ये आती है, इतना पता होना चाहिए। आगे ठीक ना, लास्ट क्या सीखा कि अगर मान लो ये कोई प्लेन है, पॉइंट से पास कर रहा है अल्फा बीटा और गामा, और इस प्लेन की नॉर्मल जो वेक्टर है वो कितना है, ए कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी ए कैप। अब ध्यान देना याद कैसे रखना है इसको, याद कैसे रखना है, तो अगर तुम्हें देखो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, तो डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन में ध्यान देना, डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन में क्या आएगा, ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी जेड, हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और यहां क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा यहां चाहते, तो कांस्टेंट कितना आएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। नॉर्मल वेक्टर अब उनको ये तीन टर्म देगा, और कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए जो भी पॉइंट हो उसको छाप दो, में करते थे, याद है। अगर अपन को किसी लाइन का स्लोप अगर पता है 2/3 है, किसी लाइन का स्लोप अगर पता है 2/3 है, तो शुरुआत के दो टर्म अपन लिख देते थे, 2x माइनस का 3y। अब c निकालने के लिए क्या करते थे, मान लो ये 1,2 से पास कर रहा है, 1,2 से पास कर रहा है, कांस्टेंट कितना आएगा, -4। अलग होता एंड इक्वेशन ऑफ ए, पहला पासिंग थ्रू 1,2,5 एंड normal vector is k minus j plus का k। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू 1,2,5 एंड नॉर्मल वेक्टर ये है। तो अगर तुम्हें नॉर्मल वेक्टर पता है तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखो बताओ, 3x माइनस वाई प्लस का z इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब 1,2,5 इसको सेट से करता, तो 1 रखते तो कितना आता, 3 माइनस का 2 प्लस का 5, 5 3 8 माइनस 2 6, कांस्टेंट कितना आता, 6। तो देखें, ठीक है, अगले लिखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1,0, -1 एंड 3,1,2। बताओ क्या अगर मैं सिर्फ तुम्हें 2 पॉइंट दूं तो प्लेन फिक्स होगा कि नहीं होगा, क्या अगर मैं तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट अगर दूं तो क्या प्लेन फिक्स होगा कि प्लेन फिक्स नहीं होगा। इन 2 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन, इन 2 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन, सोचो ये भी होगा, ये 2 पॉइंट है, ये भी होगा, ये भी होगा। सिंपल से 2 पॉइंट अगर गिवन है तो एक लाइन ही तो गिवन है, एक वेक्टर ही तो गिवन है, तो एक वेक्टर से पास करने वाले प्लेन इनफिनाइट होंगे। तो कम से कम कितने पॉइंट देने पड़ेंगे, 3। ये 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, पॉइंट से क्या बनेगा, ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल को कंटेन करने वाला प्लेन तब फिक्स होगा ना। 2 पॉइंट से प्लेन फिक्स नहीं होगा, तो मैं कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 3, और वो भी कैसे चाहिए, नॉन कोलिनियर, भी कैसे चाहिए, तो नॉन कोलिनियर, तो प्लेन फिक्स हो पाएगा। तो एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है अपन को जो इन 3 पॉइंट से पास करे, तो भाई कैसे कितना, 1,0, -1 पॉइंट कितना है, 3,1,2, और ये पॉइंट कितना है, 3,0, कितना, -2। तो हमेशा बस एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें कौन सी 2 चीजें चाहिए होती थी, एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट। यहाँ प्लेन के ऊपर अपन को 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो उसकी कमी तो नहीं है। एक और चीज हमें क्या चाहिए, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। बस ये दिमाग लगाओ, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे, तो ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट करके ये वाला वेक्टर मिल जाएगा ना। मैं ये वाला वेक्टर भी निकाल सकता हूं, और उन दोनों का अगर मैं क्रॉस लूंगा तो सोचो मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। काम क्या हो जाता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ही तो निकालना है,
मुझे ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मिल गया, तो इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो नॉर्मल वेक्टर भी तो मिल जाएगा। ये वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं? दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस ऑफ माइनस 1 2 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना आएगा? 3। ये वेक्टर 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 0 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 1। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर या ईटा वेक्टर है ना, कैसे निकालेंगे? आई जे के, इन दोनों का क्रॉस, 2 0 माइनस 1 और 2 1, आई के साथ कितना था? +1, माइनस जे के साथ +2 8, ए के साथ 2, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना मिल गया? आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस का 2 के कैप। और जैसे हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिला, प्लेन की इक्वेशन क्या लिखूं बताओ? x माइनस का 8y प्लस का कितना? 2z। और कांस्टेंट c निकालने के लिए क्या करें? किसी भी एक पॉइंट को छाप दें, तो 1 0 -1, 1 0 -1 छापते, आता -1। हाँ, किसी भी पॉइंट ले जाओ, बना नहीं बना? तो लगता है कभी कोई पंगे चल, हाँ क्या? ये तो बड़ा लगता था, बड़ा गिरेगा गिरेगा। नहीं लगता, नहीं लगता। हाँ, गूगल की बात थोड़ी है यार। उसमें क्या है? मुझे नहीं यार। नहीं, इस पंखे की नहीं, मैं इन जनरल किसी पंखे की कह रहा हूँ। फिर मैंने फिर मैंने ये देखा कि ये टंगता कैसे है, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया भाई, बढ़िया से फास्टनर टांगते हैं। और फिर मैं उस पर लटक कर देखा, फिर मैं लगा नहीं। चलो, शांत, क्या था? बस आराम से, शांत। यहां सीखे सब लोग, आगे चलें, बात नहीं करो, आगे लिखना, बस पीछे, बात नहीं बेटा। अगला, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the lines, containing the lines x minus 3 upon 2, y plus 1 upon 4, z minus का 3 upon 5 and 2z minus 6 upon 1, ठीक है, y plus 1 upon 3, 3 minus z upon -1। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा फील किया करो, फिर करने जाओ। भूलना क्या चाहता है? हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करे। कंटेन करे माने तो उस प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइंस आनी चाहिए।
प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइंस आने चाहिए, ये तो कह रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अगर मैं तुम्हें कोई भी रैंडम दो लाइन दे दूं, अगर मैं तुम्हें कोई भी रैंडम दो लाइन दे दूं 3D में, तो क्या उन दोनों लाइन से एक प्लेन हमेशा पास करेगा? अगर तुम्हें मैं कोई भी दो लाइन दे दूं 3D में, तो क्या उन दोनों लाइन से हमेशा एक प्लेन पास करेगा? पक्का? सोच तो लो। कोई भी दो लाइन अगर 3D में दे दूं तो क्या उन दोनों लाइन से हमेशा एक प्लेन पास करेगा? चलो, ये दो लाइन है, इससे एक प्लेन पास कराओ। इन दो लाइन से एक प्लेन पास कराओ। नहीं कर पाओगे? तो क्या इसको कंटिन्यू करोगे तो ऐसे बनाओगे, ये कट हो जाएगा, इसको कंटिन्यू करोगे तो ये कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैं अगर तुम्हें रैंडमली कोई भी दो लाइन दे दूं तो जरूरी नहीं है कि उससे प्लेन पास करेगा ही करेगा। शांत जाओ। लेकिन गौर करना, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, तो सोचो अब एक प्लेन पक्का एग्जिस्ट करेगा जो दोनों को कंटिन्यू करेगा। सोचो ये वाला प्लेन, तो अगर मैं दो स्क्यू लाइंस दे देता, अगर मैं तुम्हें स्क्यू लाइंस अगर दे दूं, तो सोचो ये पक्का कोई भी प्लेन तुम्हें नहीं मिलेगा जो दोनों को कंटेन करे। हाँ, लेकिन अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो तो सोचो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन से तो एक प्लेन हमेशा मिल रहा है ना। सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो? तो सोचो यहां क्वेश्चन देने वाले को सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई एक प्लेन बनाओ जो दोनों को कंटेन करे, तो पक्का मैंने दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग वाली ही दी होंगी ना। क्या समझ में आ रहा है मैंने वो कंडीशन दी है कि नहीं दी है? सोचो, 3 -1 3, 3 -1 3। क्वेश्चन के डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालना सीखो। ये लाइन भी किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3 -1 3 से। ये लाइन भी किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3 -1 3 से। मींस मैंने ये इंश्योर कर दिया कि दोनों लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? 3 -1 3 से। तो बोलो, अच्छा बताओ इस लाइन के अलोंग वाला डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? इस लाइन के अलोंग वाला डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका बता दो, चलो मान जाऊंगा। इस लाइन के अलोंग वाला डायरेक्शन वेक्टर, बिल्कुल ध्यान देना, हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन से। लोग कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन से। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन सोचो कुछ ये होता था, तो क्या उसमें x कहां गया? क्या उसमें x के साथ 2 आता था क्या? तो पहले अपन को इस 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, और इस 2 को एडजस्ट कैसे करूंगा? 2 टाइम्स ऑफ कितना? x माइनस का 3 बाय कितना? 1। इस 2 को नीचे भेज दू। क्या हुआ? हमें x माइनस अल्फा के नीचे जो है वही तो डायरेक्शन वेक्टर होगा, बट यहां पे क्या x था क्या? नहीं। तो पहले मैंने 2 कॉमन लिया, उसको नीचे भेजा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। इसका x कंपोनेंट कितना आएगा? 1/2। y कंपोनेंट तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलो z कंपोनेंट में भी ध्यान देना दिक्कत है। z कंपोनेंट में भी मैं एक नेगेटिव कॉमन लूंगा, z माइनस गामा चाहिए ना, एक नेगेटिव कॉमन लू, नहीं आया होगा करीबन स्टेप। ठीक है, हमें इससे कंपेयर करना है ना। अब इससे कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, z का कोएफिशिएंट भी तुम्हें 1 चाहिए, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना पहले। हाँ, तो बोलो भाई। अब हमें सोचो इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा हो। एक प्लेन है जिसमें ये दोनों लाइन लाई कर रही हैं। हमें प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लेन के ऊपर एक पॉइंट, क्या प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट पता है क्या अपन को? और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालूं?
तो ये जो दोनों वेक्टर हैं ये दोनों प्लेन के ऊपर ही तो लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना इन दोनों को क्या ले लें, क्रॉस। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ईटा वेक्टर कौन देगा, इन दोनों डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस। ई डायरेक्शन वेक्टर कितना आएगा 2 4 5 4 5। ई डायरेक्शन वेक्टर कितना आएगा 1/2 3 और 1 1/2 3 और 1। बोलो आई के साथ कितना आता 4 माइनस का कितना 15 -11 माइनस जे के साथ कितना आता 2 माइनस का 5/2 -1/2। के साथ कितना आता 6 माइनस का 2 4। ये क्या आ गया तुम्हारा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिख बताओ, माइनस का 11x प्लस का 1/2y प्लस का कितना 4z सी, और सी की वैल्यू 1/2 3 1 सेट सा करेगा 1/2, ठीक है 3 कितना आएगा माइनस का 11/2 प्लस का 3/2 प्लस का कितना 4 -11 प्लस 3 माइनस का 8/2 जीरो आ गया, जीरो आ गया। लग नहीं रहा कुछ आ रहा है अब। नहीं चला गया। देखो लॉजिक अभी भी सोचो, लॉजिक में कुछ खास नहीं था, अभी भी हमें प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर चाहिए था, वो कैसे निकाला इन दोनों का क्रॉस लेके, और प्लेन के ऊपर पॉइंट चाहिए था वो ये रहा। लॉजिक पे फोकस करो, कैलकुलेशन से मत डरो कि क्या क्या कर दिया, तो बहुत सारा हो कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, और ये समझना कि ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ तो भी दो लाइन से अगर दे दूं तो प्लेन बन ही जाएगा, ठीक है ना। पहले अपन को चेक करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में कोई प्लेन एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। बोलो ठीक है। मुझे गड़बड़ कर दिया क्या हो गया, आप 3 और आप 3 और 1 नहीं तो लेंगे। अच्छा अच्छा पॉइंट में कह रहे हो क्या, गलत ले लिएगा ना। ओके सॉरी, हाँ इसमें तो ये लेना चाहिए था, सॉरी। तो 3 लेंगे ना, 3 1 और कितना 3, ये लेंगे ना। -33 प्लस का कितना 12 कितना आएगा माइनस का 21 -21 -1/2 माइनस का 21.5। चेंज कर लेना लगाएगा, पिछले आप लो आराम से आप लो। पोजीशन वेक्टर क्या बोल रहे हो, डायरेक्शन वेक्टर है ना लाइन के लॉन्ग वाले, तो लाइन के अलॉन्ग वाले डायरेक्शन वेक्टर क्रॉस लोगे तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर ही तो मिलेगा एक, तो प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर चाहिए था, इन दोनों क्रॉस लोगे तो इधर नहीं मिलेगा। नहीं आ रहा, देखो कितना भी छोटा डाउट है पूछ लेना भाई, है ना, कोई नहीं पूछने आता लेकिन चलो चल आगे बोलो, अगले लिखते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शांत, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाउंड बाय x इक्वल टू +-3 y इक्वल टू +-4
z equal to 1 and z equal to 5. शांत जाओ. Find volume of cuboid formed by these 6 planes. ये समझ 6 planes है. आता है 6 planes हैं. पक्का ना? तो क्या तो समझ में आ रहा है कि ये जो क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है ना, इसमें ये वाला प्लेन कौन सा होगा? x इक्वल टू 3. ये वाला कितना होगा? x इक्वल टू माइनस का 3. ये कौन सा होगा? y इक्वल टू कितना? +4. ये कितना होगा? y इक्वल टू कितना? -4. फ्रंट वाला जो होता, ओके ना, फ्रंट वाला जो होता वो कितना होता? z इक्वल टू कितना? 5. और बैक वाला जो होता वो कितना होता? z इक्वल टू कितना? 1. फ्रंट वाला z इक्वल, सॉरी, फ्रंट वाला z इक्वल टू 5 है, बैक वाला z इक्वल टू 1 है. समझ में? ये फेज सोचो x इक्वल टू 3 है, एक x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू 3, एक x इक्वल टू -3. ये लेंथ कितना आएगा? आएगा ना? सोच पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? ये लेंथ कितना था? 6. ठीक है ना? ये लेंथ, ये y इक्वल टू 4 है, ये y इक्वल टू -4 है. ये लेंथ कितना आता? 8. ये z इक्वल टू, ये फ्रंट वाला z इक्वल टू 5, बैक वाला z इक्वल टू 1. ये कितना था? 4 आएगा ना? जो एक z इक्वल टू 5 है, एक z इक्वल टू 1 है, तो इनके बीच का लेंथ 4 ही तो आएगा. समझ में आ रहा है सब? तो वॉल्यूम कितना आएगा इसका? वॉल्यूम कितना आएगा? a इंटू बी इंटू सी. बोलो तो 6 इंटू 8 इंटू कितना? 4. 32 और 6 तो कितना आएगा? 192. तो आगे होगा, आ गया ना? मान लो इसी में अगर तुमसे सेकंड पार्ट अगर मैं पूछता, वॉल्यूम ऑफ maximum size sphere enclosing inside the cube, closing inside cuboid. इस क्यूबॉइड के अंदर मैक्सिमम साइज ऑफ स्फीयर तुम कितना रख सकते हो? जैसे मान लो ये रूम होता, इसके अंदर तुम मैक्सिमम साइज ऑफ स्फीयर कितना रख सकते हो? मतलब उसका डायमीटर क्या होगा? ये 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 सिंपल सी बात है, इस रूम में तुम्हें एक बड़ा सा गोला रखना है, उसका डायमीटर क्या होगा? तो जो स्फीयर होगा, क्या इन दो वॉल्स को टच करेगा? क्या इन दो को टच करेगा? क्या इन दो को टच करेगा? जो सबसे छोटा लेंथ होगा उसी को तो टच कर जाएगा. उससे ही बड़ा करोगे तो पार निकल जाएगा. नहीं सोच पाते क्या ना? जो मैक्सिमम साइज वाला स्फीयर होगा वो एक ऊपर वाले फ्लोर को टच करेगा, एक नीचे वाले को टच करेगा. क्योंकि अगर तुम इनको टच कराने जाओगे तो वो तो पार निकल जाएगा ना ऊपर के. आता मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होगा उसको टच करेगा. यहां सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सा है? समझ में आ रहा है? तो किन दो वॉल्स को टच कर रहा होगा? एक z इक्वल टू 1 को और एक z इक्वल टू 5 को. वो किन दो वॉल्स को टच करेगा? एक z इक्वल टू 1 को, एक z इक्वल टू 5 को. तो उसका डायमीटर कितना होगा? उसका डायमीटर कितना होगा? 4. रेडियस कितना होगा? 2. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है ना?
आया। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब देना। मान लो अगर ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ जी एच। मान लो अगर पूछा होता वॉल्यूम ऑफ शेप, वॉल्यूम ऑफ शेप ए बी सी डी ई, वॉल्यूम ऑफ शेप ए बी सी डी ई, क्या सोच पा रहे हो क्या बनेगा ये? जो ए बी सी डी और ई, शेप क्या बनेगा? टेट्राहेड्रॉन बनेगा नहीं बनेगा? टेट्राहेड्रॉन में क्या होता था? टेट्राहेड्रॉन में क्या होता था? बेस एक ट्रायंगल होता था। बेस क्या होता था? ट्रायंगल। क्या इसका बेस ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल नहीं है। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज अ पिरामिड स्ट्रक्चर, द पिरामिड स्ट्रक्चर विथ रेक्टेंगुलर बेस, विथ रेक्टेंगुलर बेस। तो अगर ना टेट्राहेड्रॉन होने के लिए बेस तुम्हारा ट्रायंगल होना चाहिए ना? ये पिरामिड स्ट्रक्चर है तो इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए था? वॉल्यूम। पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते थे? पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते थे? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। बस तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस तो सोचो ये लेंथ कितना है? 6, ये लेंथ कितना है? 4, और हाइट कितनी है? 8। एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? 6 इंटू कितना? 4। 6 इंटू कितना? 4। रेक्टेंगल है ना? एरिया ऑफ बेस एक रेक्टेंगल बनेगा ना? और ये रेक्टेंगल है सर, दिखने में पैरेललोग्राम लग रहा है, वीडियो बनाया ना? आ रहा नहीं आ रहा? परपेंडिकुलर हाइट कितना? परपेंडिकुलर हाइट कितना? 60 तो होगा। इस पॉइंट से नीचे वाले बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इस पॉइंट से नीचे वाले बेस पे ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, ये लेंथ इतना आएगी। इसको ऐसे फील करो, मान लो बेस ये रेक्टेंगल होता, फ्लोर वाला बेस क्या होता? ये फ्लोर वाला रेक्टेंगल होता, और एक पॉइंट वाला मान लो, एक पॉइंट वाला मान लो। तो उस पॉइंट से अगर तुम बेस पर, उस पॉइंट से अगर तुम इस बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो एग्जैक्टली वो लेंथ ही तो आता। आता। मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर ई की जगह पर अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता, ई की जगह पर अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता, बेस अगर मैं यही रखूं, तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो जो बेस मैंने यही वाला फ्लोर रखा और पॉइंट मैंने सेंटर वाला रख दिया, यहाँ कैमरा लगाया, तो वहां से भी सोचो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते बेस पर, तो सोचो ये आर टी तो आता। सोचो मैं ई की जगह पर कोई भी पॉइंट ले लूं छत पर, कोई भी पॉइंट अगर ले लूं छत पर, तो जो वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहता, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट जो यूज होगा वो तो हमेशा सेम ही यूज होगा ना? इसमें आ रहा है? नहीं चल रहा ना? आ रहा है कुछ? आ रहा है कुछ? तो अगर ये छोटी मोटी चीज नहीं समझ में आती तो आके पूछ लिया करो। बट पता है तुम लोगों में किस चीज की लाज शर्म आते ही नहीं हो। क्यों नहीं आते? अच्छा बताओ मुझे, इस चीज का राज आज तक नहीं बदला। हाँ, डर लग के क्या हो जाएगा? अपनी लाइफ बर्बाद करो ज्यादा अच्छा है। हाँ,
12 घंटे की मजदूरी करोगे, अच्छा लगेगा तुम्हें बाद में? वो अच्छा लगेगा क्या तब? हाँ, क्या वो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा तो भाई करते रहो, बढ़िया है। तो यकीन नहीं मानोगे, आजकल बीटेक पीएचडी करके भी लोग 10-10 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये मैं रियलिटी चेक बता रहा हूं तुमको, एक्चुअल बात है ये। पीएचडी करने के बाद भी लोग 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पीएचडी नहीं करना उनको, तो वो उनकी हालत तो और खराब है। वो 8-8 की ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना? या तो देखो तुम बहुत चालाक और चतुर हो, कुछ अच्छा कर लो, यूनिक सा कर लो, बट ऐसे मुश्किल से 2% होते हैं, है ना? सही आइडिया है। चलो, ठीक है। तो मैं क्या, कभी तो कुछ तो सोचो अपने बारे में, आगे जाके तुम्हें भी कुछ करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, और प्रैक्टिकली सोचते हुए, है ना? ये नहीं कि मैं सब फोड़ फाड़ दूंगा, अब मैं सब पढ़ने लग जाऊंगा 12 घंटे 20 घंटे। ढंग का कुछ ईमानदारी से, है ना? चलो, लड़कियों को दिक्कत नहीं है, तुम लोग सोच लो अपना। बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। बस शांत जाओ। तुम लोगों का क्या होगा? मुझे तो डर लगता है कभी कभी। चलो, चला गए। बस, मैं तो कहा बात कम करो। चलो आगे चलते हैं, आराम से, शांत। अगले लिखना, टाइम हो गया। ठीक है ना? मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अपने बारे में सोचो। देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छा कर सकते हैं। तुम लोग सोचते हो कि भाई हम तो लास्ट में करेंगे, तो लास्ट में तो कुछ नहीं होने वाला। बाद में बस एक गिल्ट रहता है, हमने पहले से स्टार्ट क्यों नहीं किया। 1 साल की बात है, इससे मेहनत कर लो। नहीं, नहीं, वो तो देखो मैंने क्या बोला, सब लोग नहीं कर सकते, लोगों को करना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? बाद में उनको पंखे से ही करवाना है, किसको बुलाएंगे? समझ रहे हो ना? तो अब कोई आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके थोड़ी पंखे से ही करने आएगा यार। तो कुछ लोगों को नहीं पढ़ने दो, वो भी सही है, होना चाहिए। ठीक है ना? बट बाकी लोग थोड़ा समझो, थोड़ा इसको सोचो, दिमाग में लो। समझ गए ना? तो मान लो, अगर तुम्हें जिंदगी में पूरी लाइफ में एक ही काम दिया जाता, भाई एक छोटा सा, जैसे मान लो सिटी सेंटर है, इसको डिजाइन करो। तो लेट्स सपोज तुम्हें एक काम दिया था, जिंदगी भर तुम्हें एक ही काम है बस, एक तुम्हें पूरा जो एरिया है, लोकेशन, उसको डिजाइन करके देना है। तुम क्या करते? बहुत सारे रिसोर्सेस लेते, ढूंढते, रिसर्च करते, ये वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पूरा सारे एक एक चीज ध्यान रखते। तुम अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हो, लाइफ को डिजाइन कर रहे हो ना, तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते खुद के लिए, किसी और के लिए भी नहीं कर रहे तुम यार। खुद के लिए तो सोचो कि भाई खुद के लिए मैं डिजाइन करना चाहता हूँ। ठीक है ना? तुम्हें सबसे अच्छा पता है कि तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। तुमसे अच्छा किसी को नहीं पता। तुम तो बस ये सोचो कि भाई मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं यहाँ तक टारगेट कर सकता हूँ। अब यहाँ तक भी पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना है, उसका तुम्हें ध्यान रखना है ना? वो देखो, कहने की बात होती है कि तो नहीं, नहीं, ठीक है, तुम खुद का अच्छे से सोच सकते हो, तुमसे बेहतर तुम्हारा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना?
लेकिन वही है कि अभी भी जाग जाओ, टाइम है, वक्त है। बस आज अप्रैल चल रहा है, जून के बाद फिर सब भागा दौड़ी में चलेंगी चीजें। फिर बोर्ड का डर, इंग्लिश का डर, फिजिकल एजुकेशन का डर, मेंस का डर, सब आ जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर बस चीजें भगेंगी बस, समझ ना। रुक कर सोचने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब यहीं पे पहुंच जाओ, बट अपने अपने हिसाब से सोच तो लो कि भाई मैं यहां तक कर सकता हूँ। भाई पी वाई क्यू में 30 क्वेश्चन थे, मेरे पे 30 नहीं बन रहे, तो भाई 20 में टारगेट करता हूँ, 20 बना लूंगा बस। अभी 20 में से 10 नहीं आए, 10 में पूछ पूछ के बना लूंगा। कौन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जिसको आता है उससे पूछ लूंगा मैं तो। मेरा फायदा होना चाहिए, उसका टाइम जा रहा तो जाने दो, मेरे को क्या करना। समझ रहे हो ना। ठीक है ना, तुम्हें 10 क्वेश्चन नहीं आए, मैं सर से 2-3 पूछ लूंगा। चलो 7 नहीं आए, कितनी कम प्रोबेबिलिटी की उसी में से फंसेगा। ठीक है ना, मतलब खुद को एनालिसिस तो करो कि भाई, मैं लास्ट का सिनेरियो बताऊं, लास्ट के सिनेरियो में भी क्या हो रहा है बच्चों के साथ जो एडवांस में, वो प्रॉपर एक लिस्ट बना रहे हैं कि भाई ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, मुझे ये कंसेप्ट आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। अब इसको सही कैसे करूं, इसके मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ से लगा लिए, 10 क्वेश्चन यहाँ से लगा लिए, ये चलो अब मुझे इसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो इतने बारीकियों पे जा रहे हैं, बट कब जा रहे हैं, लास्ट में जा रहे हैं। अगर यही चीज पहले कर लेते कि भाई कंसेप्ट वाइज पकड़ लिया कि भाई मुझे ये कंसेप्ट नहीं आता, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इंग्लिश देखा, नेट पे देखा, इस पे देखा, 10 क्वेश्चन लगा लिए, चलो अब ये कंसेप्ट मेरे को आ गया। ठीक है ना भाई, इस टाइप के सवाल मेरे पे नहीं बनते जिसमें ये गंदे गंदे पावर आ जाते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, समझ ना। उनने अपनी जो सबसे छोटी गलती है, सबसे बड़ी छोटी दिक्कत है, उसको पिन पॉइंट कर लिया। देखो जब तक तुम अपनी गलती को पिन पॉइंट अगर नहीं कर पाओगे तो इसको सही कैसे करोगे। अभी भी कई बच्चे आते सर मेरे वो वेक्टर समझ में नहीं आया, वेक्टर समझ में नहीं आया। एक बच्चा ही आया, दूसरा बच्चा आया सर मुझे मैं वेक्टर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आया। तो बताओ किसकी समस्या को समाधान करना आसान है। और क्या जिसको वेक्टर नहीं आया उसको पूरा वेक्टर नहीं आया होगा, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। लेकिन हुआ क्या, उसने खुद पे मेहनत नहीं करी, उसने सोचा क्या करना है, सर को जाकर बोल देते हैं मेरे को वेक्टर नहीं आया, सर की दिक्कत, भाई मेरी क्या दिक्कत, मैं तो बोलूंगा भाई इतना नहीं पढ़ाने वाला मैं। समझ लो ना, जब तक तुम्हें खुद अपने पे मेहनत नहीं कर सकते, कि तुम भाई खुद नहीं सोच सकते कि भाई तुम नोट्स पढ़ रहे हो, तुमने वेक्टर पढ़ा, पहले क्लास में क्या क्या था, दूसरे में क्या क्या, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, अब इस क्लास से मुझे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं आया, इसमें ये वाला नहीं आया, इसमें ये वाला नहीं आया, इसमें ये वाला, तो मुश्किल से 6-7 चीजें आती, उसको सही करने में कितना टाइम लगता, लगता ना। लेकिन तुमने बोल दिया कि इसे वेक्टर नहीं आया, मैंने बोल दिया कि बेटा जाओ कॉपी पढ़ लो, फिर डाउट्स लेके आ जाओ, कोई दोबारा आए नहीं, कोई दोबारा आए नहीं, फिर कोई फैक्ट बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तुम्हें अपने आप पे मेहनत करनी नहीं है, सीधी बात ये है। ठीक है, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो कि सर पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ा दो, ऐसा फिजिबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम आके बोलो कि सर मुझे आपने कॉपी में ये क्वेश्चन करवाया था, ये नहीं आया, ये बता दो हाल, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। अब लेकिन वो आधा काम, सर 90% काम तो तुम ही करके आ रहे हो कि सर मुझे इस टॉपिक में फलाना कंसेप्ट में फलाना लाइन नहीं समझ में आई, समझ रहे हो ना। इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट में ये जो एक क्वेश्चन था उसमें ये लाइन यहां से आप यहां कैसे लिख दी, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो उसको बताने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड ना। इसलिए बोलते हैं बस नोट्स बस पढ़ते रहो बार बार, और नोट्स ऐसे पढ़ लो कि घोल के तुम बिल्कुल पी लो, ठीक है ना। इसमें कुछ भी लिखा हो तुम हाल बता दो, ठीक है, और दिक्कत को बिल्कुल मिनिमाइज करके ले आओ, उसको आराम से खत्म कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि सर ये पूरा नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो उसको फिर, ठीक है। लेकिन ऐसा रेयर ही होता है कि बिल्कुल ही ना आया हो, और जिसको बिल्कुल ही नहीं आता वो कोई पूछने आ भी नहीं सकता, किस मुंह से पूछने आया, आ रहा है ना। ठीक है, तो दिक्कत को पिन पॉइंट करो, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे ले जाओ और उसको सही कर दो। और सही करने का तरीका मेरे हिसाब से शायद तुमको बेहतर पता होगा, अभी तक तो पता चल गया होगा, समझ ना। किसी भी चीज को सही करना है तो सिंपल सी बात है, उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म। कब तक नहीं आएगा, तो बड़ी चीज है क्या, हाँ। तुम्हारे साथ पीएचडी के बच्चे पेपर देने वाले हैं क्या, बोलो, साथ के देने वाले ना, कर रहे हैं ना, तो और तुम्हें कितना टारगेट करना है, मैं तो कह रहा हूँ वर्स्ट केस में 180 टारगेट करो बस, 180 मतलब 60%।
तब भी तुम्हारे पास 40% का मार्जिन है, 40% सिलेबस छोड़ दो, ठीक ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सोचो तो, तुम्हें अगर जिंदगी में एक काम दिया जाए तो उसको करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। एक बार एग्जांपल लिया था, कन्याकुमारी में एक सोने का ट्रक पड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, लिया था, नहीं लिया था। कन्याकुमारी में एक सोने का ट्रक पड़ा है तुम्हारे लिए, बस शर्त यह है कि तुम्हें पैदल जाना है। शर्त ये थी कि पैदल जाना है, तो जाओगे कि नहीं आओगे। हमारे ना वही लोग हैं जो पंखा साफ करेंगे, ठीक है ना। मैंने कहीं बोला क्या कितने दिन में जाना है, आराम से जाओ, 1 महीने में जाओ, 1 साल में जाओ, वो तो पड़ा है ना, समझ रहे हो ना। बट अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो पक्का नहीं पहुंचने वाले। आराम से रुक रुक के जाओ, 5 स्टार होटल में रुको, 5 स्टार होटल का खर्चा कितना आएगा, 10,000 15,000, 1 साल में तुमने लगा लिया तो 365 इंटू 15,000, है ना। तब भी एक ट्रक भर के सोना है, नहीं खर्च हो जाएगा उसमें से, नहीं खर्च होगा, छोटा से ही तो खर्च होगा ना। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, कि तुम्हारे लिए क्या चीज वेट कर रही है, सोचो तो उस बारे में। नहीं सोच पा रहे, सोची छोटी यार। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आया, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम्हें खुद ही सोचना है, तुम्हें खुद ही अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, वीकनेस पहचाननी है, कि भाई मेरा मैथ्स कमजोर है, फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है। मैं कह रहा हूँ फिर अपने हिसाब से सोचेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं इतने टारगेट करूंगा, मैथ्स में इतने टारगेट करूंगा। ये सब लोग सोचेंगे लास्ट में आके, इससे मेरा मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स में 35 टारगेट कर रहा हूँ, दिस दैट। तो भाई अभी कर लो ना यार, उस हिसाब से अपनी तैयारी को मोल्ड कर लो। लेकिन ये मैंने हर साल बोलता हूँ, हर साल फायदा होता नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका सिर्फ वही क्या बोलते हैं, टेस्ट का कह क्या, वही वेक्टर 3D और मैट्रिसेस, वेक्टर 3D और मैट्रिसेस, है ना, ठीक है। वेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा, 3D थोड़ा ज्यादा होगा, मैट्रिसेस थोड़ा कम होगा। हाँ लेकिन ट्यूसडे या वेडनेसडे को होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे को होगा, ठीक है। चलो मिलते फिर, ठीक है। होमवर्क में, हाँ होमवर्क में आज कौन सा वार है, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे, बुकलेट देना। बात नहीं करो यार, शांत। चलो नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। मैट्रिसेस के नोट्स अच्छे से पढ़ लो, वेक्टर के पढ़ लो, पीआईक्यू लगा लो, ठीक है ना, और टाइम को यूटिलाइज कर लो, ठीक है। एडवांस पैटर्न पे होगा, एडवांस पैटर्न पे होगा ना। चलो मिलते हैं ना।